औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में जो आपका ग्रेड 10 का चल रहा है उसमें केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 शुरू हो रहा है। चैप्टर 14 में हम एटमॉस्फेयर पे बात करेंगे। हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। इस हवाले से हम डेफिनेशंस पर बात करेंगे, डेफिनेशन हम देखेंगे इनकी, एटमॉस्फेयर की क्या होती है, पोजीशन वगैरह पे बात करेंगे और इम्पोर्टेंस पे। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से टॉपिक है, जहां पर हमने थोड़ा सा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करना है। ठीक है, आपकी बुक में 2 चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से दिए गए हैं और उसमें से हमारे पास ये जो पहला चैप्टर है इस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आपने एटमॉस्फेयर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, लेयर्स वगैरह जो भी आएंगे इस पे हवाले से आप सवाल पूछ सकते हैं। एटमॉस्फेयर को अगर मैं डिफाइन करूं तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आपकी बुक में भी बहुत अच्छी दी गई है। द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है हमारी जमीन के गिर्द फैला हुआ वो गैसेस का और वाटर वेपर्स का गिलाफ जिसने हमारी जमीन को जो है वो अपने उसमें लिया हुआ है। क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की ये डेफिनेशन है। मैं स्लाइड रोके हुए हूँ यहाँ पे अभी 1 मिनट के लिए। आप इस डेफिनेशन को जरूर अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जब भी एटमॉस्फेयर के हवाले से बात आएगी तो आपने इसी तरह से उसको जो है वो लिखना है। इसमें एटमॉस्फेयर की सिंपल डेफिनेशन आपने यही लिखनी है। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एटमॉस्फेयर में 2 बातें आ रही हैं, ठीक है ना, उनको जहन में रखिएगा, एक एटम और एक स्फीयर। तो हमारे स्फीयर के गिर्द यानी हमारी जमीन के गिर्द जहां तक एटम पाए जाएंगे वो एटमॉस्फेयर कहलाएगा। 2 चीजों से मिलकर बना है नाम, एटम और स्फीयर। यानी हमारी जमीन के गिर्द जहां तक एटम मौजूद है वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर कहलाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपने अच्छी तरह से जहन में रख के चलना है। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो है वो एक आपकी बुक में चार्ट भी दिया गया है। मैं उस चार्ट पे भी जाऊंगा, मैं पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लैनेट इज डिपेंडेंट हाउ फार इट इज फ्रॉम द सन, its mass and the composition of its atmosphere. Out of the earth atmosphere almost 78% is nitrogen. याद रखिए, नाइट्रोजन कितनी है? 78%। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन शामिल है। नाइट्रोजन की ये ज्यादा मिकदार जो रखी गई है कुदरत ने, वो मैं पहले भी इस पे एक दफा बात कर चुका हूँ कि नाइट्रोजन इनर्ट एनवायरनमेंट है, वरना हमारी जमीन पे बहुत सारे रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन उसमें इनर्ट का रोल प्ले करती है। 21% is oxygen while other gases account for only 1%. The water vapor content for जी आ जाइए, हाँ ठीक है, वो अटेंडेंस। The water vapor content in the atmosphere varies from 0 to 2%, याद रखिएगा। while कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी? 0.03 to 0.04, बहुत ये कम हमें लगता है, लेकिन उसमें जो है वो हमारे पास ये चीज आती है। अजहरुद्दीन, आप चैट पे बेटा सवाल लिख दो अपना जो आप बात करना चाह रहे हो उस हवाले से। अच्छा, सम ऑफ द माइनर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ। ये बात हमारे पास आगे भी आएगी बार बार के बहुत सारी गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ और गैसेस होती हैं, वो अर्थ वार्मिंग के हवाले से, जिससे हम आगे चल के ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी पढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ेंगे, वो एक रोल प्ले करती है। यहाँ लिखा है दे आर दस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एज दे फंक्शन एज ग्रीन हाउस, maintaining the greenhouse, maintaining warm temperature. The gases are responsible for the greenhouse effect.
और यही वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारी दुनिया जो है वो गर्म है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो दुनिया का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे जाए। तो ये बात याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है। कुदरत ने इन गैसेस को, इन चीजों को जो रखा है वो हमारे फायदे के लिए भी है, लेकिन जब हम बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन की तरफ चले गए, हमने बेदरीग इस्तेमाल किया CFCs का, और हमने जो है वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जो है वो कंक्रीट बिल्डिंग की, हम बहुत सारी ऐसे, तो वहाँ पर फिर हम उसके नुकसानात की तरफ चले गए। ठीक है ना, फिर हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आ गए, और ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात में फिर हमें नज़र आया कि टेम्परेचर बढ़ा, एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ जो है वो हमने देखा कि समर में जो है वो एक्सपेंशन होती है, विंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक्सट्रीम वेदर हमारे पास आए। तो ये सब इनके नुकसानात सामने आए, तो लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग बहुत नुकसानदेह कोई चीज़ है। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि वो ज़मीन में लाइफ के लिए वो ज़रूरी भी है, वरना वो ज़मीन का टेम्परेचर तो बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन वही बात कि उसकी एक्सेस जो होगी मिकदार या ज़्यादती उसकी, वो नुकसानदेह है। अच्छा, उसके बाद ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को याद रखिएगा कि आपने अच्छी तरह से इसको जो है वो बना लेना है। इस टेबल में ये आपकी बुक में भी मौजूद है जी, बिल्कुल ये आपकी बुक में मौजूद है। इस टेबल के हवाले से आपसे पूछा जाता है, वो जो बात मैंने अभी पिछली स्लाइड में की सारी, वो सारी की सारी बात जो है वो इस टेबल में मौजूद है। पाई चार्ट दिया गया है, नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है 78% है। तो कॉम्पोजिशन के हवाले से अर्थ में जो भी चीजें शामिल है, हमारे पास ये चार्ट मौजूद है जिसमें हमें बड़ी अच्छी उसमें जो है कॉम्पोजिशन वो नजर आती है। इसको आपने चार्ट को जो है वो एक दफा अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको आपने बनाना है, ठीक है। ये चार्ट जो है आपकी बुक में भी मौजूद है किसी हद तक, ये उसमें वहां पर भी दिया गया है, और यहाँ पर भी हमने इसको इसीलिए जो है वो बना के बता दिया है। अच्छा जी, हाँ, आप लोगों को बेटा देर हो गई थोड़ी सी, थोड़ा सा, हाँ, जल्दी क्लास में आ जाया करो। मैं कुछ स्लाइड आगे चला गया, अब ये आप लोगों का पूरा ग्रुप है क्योंकि, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात इस पे एक दफ़ा थोड़ी सी बात कर देता हूँ दोबारा से। मोहसिन बल्लोच आप लोगों से कह रहा हूँ, ये जो ये अभी हॉस्टल वाले बॉयज़ आए हैं, तो ये बेटा थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो, हैं आज देर हो गई तुम लोगों को आने में। तो ये, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो इस पे मैं थोड़ी सी तुम लोगों के लिए मैं बात को रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको बाकी स्टूडेंट भी एक दफ़ा सुन ले कि हमारी आज की बात जो चल रही है वो एटमॉस्फेयर के हवाले से चल रही है, और एटमॉस्फेयर हमारी बुक के जो हमारा थर्ड चैप्टर नंबर 14 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें शामिल है। उसमें हमने सबसे पहले बात की थी एटमॉस्फेयर के हवाले से डेफिनेशन, और हमने बताया द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेटा आसान लफ्जों में याद रखो, दो चीजों से मिलकर बना है, एक एटम और एक स्फेयर। जमीन के इस स्फेरिकल रीजन के आउटर मोस्ट रीजन में जितना एटम पाया जाएगा, जहां तक एटम मौजूद है जमीन से दूर, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम हो, हम उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। वो एटमॉस्फेयर कहलाएगा। एटम स्फेयर दोनों मिलकर बनाएंगे। अब ये जो तस्वीर तुम्हें नजर आ रही है ना इस वक्त ये बनी हुई, ये अमूमन अगर तुम जहाज में सफर करते हो तो उसमें से हमें ये नजर आती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारी जमीन की शेप कैसी है, ठीक है ना। ये आपको ये वही खींची हुई तस्वीर है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इससे भी बहुत आगे, यानी जहां तक हमारे पास एटम्स पाए जाएंगे हम उसे एटमॉस्फेयर कहेंगे, और जहां पर एटम खत्म हो जाएंगे फिर वो एरिया शुरू होगा स्पेस, ठीक है। तो स्पेस से बाद में जो हमारी दुनिया तक के हम बात करते हैं तो वो सारा एटम हमें नजर आता है, तो वो एटमॉस्फेरिक रीजन कहलाता है। तो हमने ये बात की थी। दूसरी बात हमने ये की थी कि हमारी ज़मीन में मुख्तलिफ जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर में हमारे, उनकी क्या कंडीशन है। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है अपनी इनर्ट नेचर की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से रिएक्शन जो होते हैं वो ग्रेजुअल हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। बाकी गैसेस जो हैं वो कम है, वो 1% है।
और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे 0.03 और 0.04% जो दिया गया है ये ज़रा पुराना डाटा है थोड़ा सा, मतलब अब इसमें फ़र्क आ गया है, अब ये मिकदार जो है ये बढ़ गई है थोड़ी सी, तो अब ये 0.07 तक आ चुकी है, इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है और ये बाज़ औक़ात ये वेरी करती है, याद रखिएगा ये 1 तक भी चली जाएगी, कम ज़्यादा होती है, ये वेरिएशन आता है इसमें, तो यहाँ तक के ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई सवाल करने के लिए हाथ उठा रहे थे, तो वो मैंने कहा था चैट में अपना लिख दें सवाल, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ इस हवाले से तो आप उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर हमने दूसरी बात की थी कि यही गैसेस जो है जो जिनकी मिकदार कम है हमारे पास, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस चीज़ का कि ज़मीन के इन्वायरमेंट को जो है वो मेंटेन करें, ठीक है। अगर ये ग्लोबल गैसेस ना हो तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होकर के काफ़ी नीचे जा सकता है और ये उसको जो है वो मेंटेन रखने में भी नुमायां किरदार अदा करती है। तो कुदरत ने इनको जो है वो ओशियंस भी एक किस्म के एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, नहीं ओशियन या ज़मीन तो फिर सरफेस में आ जाएगा ना, वो तो फिर ओशियन वगैरह नहीं है, एटमॉस्फेयर से मुराद है। हाँ, एटमॉस्फेयर से मुराद वो सारे का सारा एनवायरनमेंट है जो हमारी स्पेस की सरफेस से ऊपर फिर हमें सारा मिलता है, वो सारा एनवायरनमेंट जो है वो हमें स्पेस कहलाता है, ठीक है ना। सरफेस हो या ओशियन हो, उसके ऊपर हमें जितना भी एरिया मिलता है, गैसेस जितनी भी हैं, हाँ वो गैसेस जितनी भी है वो हमारा एटमॉस्फेरिक रीजन होगा, ठीक है ना, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। और बाकी चीज़ें जो है लिक्विड और सॉलिड्स जो हैं ये हमारे जो रीजन आते हैं सरफेस रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हम अभी आगे भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ स्टूडेंट अभी देर से आए हैं, इनको मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, ये ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, बस ठीक है, ओके। तो ये याद रखिएगा जो हमने बात की। अच्छा उसके बाद फिर हम पाई चार्ट की तरफ आए थे कि हमने कहा कि जनाब यहाँ कॉम्पोजिशन के हवाले से एक अहम चार्ट है, उसको हाँ, जो है वो हमने यहाँ पे स्टडी किया और इस चार्ट को आप लोग जो है वो याद रखिएगा कि आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से इस चार्ट को आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये चार्ट जो है आपके सामने है इस वक्त मौजूद, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें हैं उनको आपने नोट कर लेना है अच्छी तरह से, इसमें से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर बात करती है। कॉम्पोजिशन पे हमने बात की, हमने डेफिनेशन पे बात की, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी जमीन के गिर्द फैला हुआ सराउंडिंग और उसमें पाए जाने वाले एटम्स। फिर हमने बात की उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो हमने देखा कि उसमें जनाब नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है और उसमें दीगर गैसेस और वाटर वेपर्स भी है, वाटर वेपर्स जो क्लाउड वगैरह बनाते हैं वो भी उसमें शामिल है। अच्छा फिर अब हम बात करते हैं लेयर्स के हवाले से, उन लेयर्स की बात करते हैं कि जो हमारे इस एटमॉस्फेरिक रीजन में शामिल, ठीक है। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है। इन लेयर्स के हवाले से याद रखिएगा एक सवाल आता है, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से इसको स्टडी करना है कि जब आप एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे तो लेयर वाली बात तो लाजमी आएगी, वो पूछेंगे आपसे। अब इस सवाल में जब भी आएगा आपने हर लेयर के हवाले से 3 बातें लिखनी है, याद रखिएगा कितनी बातें, 3 बातें। सबसे पहले उसकी रेंज कि वो कितने किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर तक पाई जाती है, हर एक की रेंज दी गई है यहाँ पे, ठीक है। इस टेबल को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको देख भी लें एक दफा। अगर स्क्रीन में कोई मसला हो रहा हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट में, ठीक है। अगर सही आ रही है स्क्रीन तो इसको एक दफा देख लीजिए कि ये चार्ट जो है इसमें रेंज दी गई है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर तक है, फिर अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर है जो 50 किलोमीटर तक जाती है, फिर उसके बाद 90 किलोमीटर तक मीजोस्फियर आती है हमारे पास, और फिर उसी तरह से ऊपर जो है वो, अच्छा स्क्रीन में गड़बड़ हो रही है, ठीक है,
ये एक मसला है इसमें जो है वो। चलें ठीक है, मैं इसको उसी पे रखता हूँ। स्क्रीन के हवाले से मसला हो रहा है। अच्छा, अभी ओके है, अभी सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन नजर आ रही है, ये बताइए मुझे, ओके है ना? हाँ बस ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इसी तरह रखते हैं इसको। क्योंकि अगर कोई ऐसा, ओके है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इन लेयर्स में हमने सबसे पहले रेंज देखनी है कि रेंज कितनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये आपने बुक में से इसके चार्ट की तरह से इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है ना? ये बात बड़ी अहम है कि आपको सबकी रेंज पता हो। अच्छा, बुक में आपकी थर्मोस्फेयर में बात की गई है, वहां एक्सोस्फेयर का सिर्फ नाम है, तो आप वो भी याद रखिए कि वो 3000 किलोमीटर ऊपर तक के फिर एक्सोस्फेयर पे हम चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात, इनके टेम्परेचर याद रखने हैं। अब ये काम की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़ी अहम, ये तुम सारे नोट कर लो अपने पास, ये याद रहेगी ना तो गलती नहीं होगी। यही स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको नोट कर लो अपने पास, नोटबुक अगर मौजूद है, कि ट्रोपोस्फेयर की रेंज में जो पहला टेम्परेचर है वो पॉजिटिव है, और थर्मोस्फेयर की रेंज में जो आखिरी टेम्परेचर है वो पॉजिटिव है। बाकी दरमियान में जितने टेम्परेचर है वो सब नेगेटिव है। इसमें मिस्टेक नहीं करना कभी भी, ठीक है? यानी ट्रोपोस्फेयर शुरू होती है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ये -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर शुरू -56 से होगी और -2.5 तक आएगी, यानी वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वापस वो आएगा नीचे। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा फिर सडन एकदम ड्रॉपिंग होगी, उसमें स्केपिंग की वजह से, उसमें वैकेंसी है, वैकेंट स्पेस है उसमें, तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन कॉज द रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? लिक्विफिकेशन का जो प्रिंसिपल है कि जहां पर हम गैस को सडन एक्सपेंशन देते हैं हाई ह्यूज प्रेशर के बाद, तो फिर उसमें लिक्विफिकेशन आती है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो मीजोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से ड्रॉप होगा। और पेपर में ये सवाल भी पूछा जाता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जब आप सन के करीब होते चले जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन मीजोस्फीयर में ड्रॉप क्यों हो गया? यानी जब आप 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर ऊपर गए, 90 किलोमीटर, तो टेम्परेचर ड्रॉपिंग क्यों हुई? तो टेम्परेचर के ड्रॉपिंग की वजह, जैसे मैंने अभी बताया, कि वो एक्सपेंशन, ठीक है, वहां लेयर में जो वो होते हैं, ओजोन के बाद जो उसके ऊपर हमें इन्वायरमेंट मिलता है, वहां एकदम जो है वो खुली जगह जो है मिलती है, या वो बहुत ज्यादा वहां पे हमें वैकेंट स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर की ड्रॉपिंग होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम जब इससे आगे निकलते हैं 86.5 के बाद, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, और फिर उसके बाद उससे ऊपर ये 2000 से भी ऊपर चला जाएगा, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि किस तरह से ये जो लेयर है ये इसकी काम करती है, ठीक है ना? यहाँ ट्रोपोस्फेयर के हवाले से कुछ बातें की गई हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोएस्ट सबसे ज्यादा, अब हम इन लेयर्स को ना एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपने पेपर में इनमें 3 ही बातें लिखनी है, याद रखिएगा, अगर ये आता है ना तो 3 बातों को फोकस करके आपने लिखना है। पहला उसके थोड़ा सा नेचर की, वो कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या है वो, फिर दूसरी उसकी रेंज टेम्परेचर की, और तीसरी बात उसकी हाइट, और अगर उसमें कोई कॉम्पोजिशन, कोई चीजें पाई जाती है तो वो वहां आप लिख देंगे, ठीक है ना? इसके अलावा आपने ज्यादा बातें इस पे नहीं लिखनी है। तो उसी हिसाब से ये बना हुआ है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ द मास, अबाउट 75 to 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इन द ट्रोपोस्फेयर। वो सारा ट्रोपोस्फेयर में ही मौजूद है। जितना मौसम है हमारे पास, जितनी हमारे पास नेचर है, और जितनी हमारे पास इस तरह की वो सीनरी मौजूद है, वो सारा जो है वो क्लाउड है, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में है। सारे हमारे हैबिटेट मिलते हैं, बायोम्स जितने हमारे पास हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में है। तो ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसमें सारे का सारा तकरीबन वेदर पाया जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपो का मतलब ही चेंज है, इसमें इस लेयर में बहुत चेंजिंग आती है। इसकी चेंजिंग की मिसाल हमारे सामने है कि भाई साइबेरिया में टेम्परेचर जो है वो -30 तक चला जाता है, जबकि उसके मुकाबले में
जो हमारे पास पाकिस्तान में जैसे जैकबाबाद वगैरह है, तो यहाँ टेम्परेचर 50 तक चला जाता है गर्मियों में। तो -30 से +50 तक एक बहुत बड़ी रेंज बन जाती है। और जो अमेरिकन डेजर्ट हैं बाज, जैसे कि वो डेथ वैली भी है, और इसी तरह से कुछ और एरिजोना के इलाके हैं, तो वहाँ टेम्परेचर 50 तक भी चला जाता है। 50 से ऊपर, मतलब 50 पर आपको अंदाजा होगा कि लाइफ सारी स्टॉप हो जाती है। तो इतनी बड़ी रेंज टेम्परेचर की इस ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है कि जहां टेम्परेचर जो है वो इतना वेरिएशन लाता है। तो इसलिए इसमें तमाम वेदर मौजूद हैं, तमाम बायोम्स मौजूद हैं, चाहे वो टुंड्रा बायोम हो, चाहे वो कोई और हैबिटेट हो, तो वो सारे के सारे मौजूद हैं। अच्छा, रेंज ऑफ टेम्परेचर इसमें जो दी गई है वो एवरेज निकाला गया है इसका, कि 17 डिग्री से -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका एवरेज निकलता है। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फेयर के हवाले से कुछ बात है। और हाइट मैंने इसकी आपको पहले बता दी पिछली स्लाइड में। ठीक है, अभी आपने पिछली स्लाइड जो देखी थी उसमें हमने इसकी हाइट पे बात की थी कि कहाँ तक इसकी हाइट है ट्रोपोस्फेयर की, ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर तक के। ठीक है, तो यहाँ तक के ट्रोपोस्फेयर। टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर के चेंज की जो रीजंस हैं वो कुछ और है। ट्रोपोस्फियर में वो चेंजिंग पाई जाती है सिर्फ। ट्रोपोस्फियर तो एक हमने नाम दिया है उस एरिया का, दर हकीकत तो ये कुछ भी नहीं है ना, ये तो हमारे बनाई हुई हदबंदियां हैं। हमने बना दिया कि जनाब यहाँ तक इतने किलोमीटर तक इसको ये कहेंगे, उससे ऊपर ये कहेंगे। असल में तो कुदरत ने वो सारा एक ही तरह का वो इन्वायरमेंट जो वो है रखा है, लेकिन उसमें आने वाली चेंजेस को हमने क्लासिफाई किया। तो ये याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, तो उसमें मौजूद जो भी चेंजेस आ रही है 12 किलोमीटर के अंदर तक, 12 किलोमीटर के अंदर तक के, उसका ताल्लुक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से है। उसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक टेम्परेचर है, एयर है, सन है, लाइट है। ठीक है ना, और उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिनमें पौधे हैं, जानदार हैं, तो वो किस तरह से उसमें रेडिएट कर रहे हैं, तो वो दोनों बातें आ जाती हैं। तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जो टेम्परेचर्स हैं उनका ताल्लुक उनके जो है मौजूद कंपोनेंट्स से है। अच्छा, तो ट्रोपोस्फेयर पे हम बात कर रहे थे, हमने बात की ट्रोपोस्फेयर के हवाले से तीनों बातें आपने नोट करी। ठीक है ना, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर दूसरी लेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर से ऊपर फिर आप जाएंगे, और ये तकरीबन कोई बन जाती है 50 किलोमीटर अबव तक के। ठीक है, यानी 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक, अगर आप जमीन की सरफेस से 50 किलोमीटर, वो 12 से 50 नहीं, जमीन की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर तक के, और शुरू कहां से होगी, 12 किलोमीटर से शुरू होगी। ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरह ये बात। तो 12 किलोमीटर से वो शुरू होगी, तो ऑलमोस्ट उसकी अपनी जो वो बनेगी स्ट्रेटोस्फेयर की थिकनेस, वो तकरीबन कोई 37 किलोमीटर 35 किलोमीटर बनती है। थोड़ा जूम कर दूं इसे यार, जूम मैं कर तो दूं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड का मसला आता है। ये बाज बच्चों के लिए ना स्क्रीन खराब होती है। ये लो मैं कर देता हूँ, इसको आप जो है वो एक दफा नोट कर दो। ठीक है, ये अगर कोई स्लाइड में शुरू में आएगा, फिर उसके बाद वो सही हो जाता है बाज दफा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर के हवाले से मैंने क्या बात की, मैंने जो बात की उसको नोट करें अच्छी तरह से कॉपी में। ठीक है ना, वो सिर्फ सुन करके नहीं जहन में रहेगा। स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है 12 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। ये 12 से 50 नहीं नापना है आपने, ये जो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, ये अबव द सी लेवल है। ठीक है, समंदर से ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है। और शुरू कहां से हो रही है, वो 12 किलोमीटर से शुरू होती है। यानी जमीन में पहले 12 किलोमीटर जो है, पहले 12 किलोमीटर जो है, वो ट्रोपोस्फेयर के हैं, वो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर। और उन 12 किलोमीटर से फिर ऊपर 37 किलोमीटर के करीब जो एरिया बनेगा 50 किलोमीटर ऊपर तक के, वो स्ट्रेटोस्फेयर का है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर काफी जो है वो हमें वेरिएशन के साथ मिलता है, वो हमने अभी बात भी की थी।
टेम्परेचर के हवाले से, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि जनाब इसमें जो टेम्परेचर रेंज है स्ट्रेटोस्फीयर में वो 56.5 से 2.5 तक की रेंज में, यानी ऑलमोस्ट इसमें तकरीबन जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर ही चलता है सारा, लेकिन टेम्परेचर में इजाफा हो रहा होता है क्योंकि आप ऊपर बढ़ रहे होते हैं। तो 12 किलोमीटर के ऊपर जब आप और मजीद ऊपर जाते हैं तो फिर टेम्परेचर में थोड़ा इजाफा हो रहा होता है क्योंकि आप सूरज के करीब आ रहे होते हैं। तो इस बात को जहन में रखते हुए चलिएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही है वो टेम्परेचर की तरफ हम जा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम फोकस कर रहे हैं। और सबसे अहम बात याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन, ठीक है। ओजोन इज द प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव एनवेलप which protect us from UV radiation and protect us from meteorites और asteroids। तो ओजोन की वजह से हम यूवी रेडिएशन से बचते हैं। ये ओजोन की थिकनेस कितनी होती है, तकरीबन जो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है उसकी थिकनेस 10 ppm से 100 ppm तक है, ठीक है। तो इस थिकनेस पर ओजोन जो है वो वहां पाई जाती है और ये ओजोन की वजह से ही स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। और इस ओजोन लेयर में इजाफा या कमी मौसमों के लिहाज से होती रहती है। सर्दियों में इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और गर्मियों में इसकी थिकनेस में कमी आ जाती है, ठीक है। अब इसकी डिप्लीशन और फॉर्मेशन पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी तो हम लेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो अभी आप ये बस जान लीजिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मौजूद है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में सारा वेदर मौजूद था, सारा क्लाइमेट मौजूद था, सारा हैबिटेट मौजूद था। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, ओजोन मौजूद है। तो यहाँ ये बात बड़ी अहम हो जाती है कि हम यहाँ पर रेडिएशन हवाले से बात करते हैं और ओजोन क्या कर रही होती है, वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। अब ये ओजोन है क्या, ये तो आप अब आजकल स्टूडेंट जानते हैं अच्छी तरह से, सबकी जबान पे रहता है नाम। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, जिसका फार्मूला O3 है, ठीक है। एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप। तो ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ओजोन, जो कि काम क्या करती है कि उसकी लेयर यूवी रेडिएशन को मिरर की तरह से वापस स्पेस में भेज देती है। वो हमारी जमीन में उसे आने से रोकती है और बहुत कम मिकदार में, कैलकुलेटेड अमाउंट में, जितनी हमें चाहिए होती है उतनी यूवी रेडिएशन हम तक पहुंचती है। तो ये बड़ा अहम काम है जो स्ट्रेटोस्फीयर में चलता है और वो ये सारे का सारा रीजन जो है ये हमें नजर आता है 50 किलोमीटर अबव तक के। उसके बाद मीजोस्फीयर आ जाती है। मीजोस्फीयर भी अर्थ प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत अहम है। मीजोस्फीयर वो रीजन है जहां पर ज्यादातर एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स वगैरह जो है वो बर्न होते हैं। वो अक्सर देखा होगा ना तुमने, वो रात में सितंबर में, अगस्त में बहुत ज्यादा नजर आता है कि आसमान पे तारा टूटता नजर आता है। तो मैं तो अपने कई लेक्चर्स में कह चुका कि सितारा टूटता नहीं है, सितारा तो बूढ़ा होके ब्लैक होल में तब्दील होता है। वो जो चीज आपको नजर आ रही होती है वो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो जमीन के एटमॉस्फेरिक रीजन में दाखिल हो जाते हैं। और सबसे पहले इनका जिस डेंस एटमॉस्फेरिक रीजन में सामना पड़ता है वो मीजोस्फीयर है। तो मीजोस्फीयर जो कि जमीन से सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर हमें मिलती है, इसमें बर्निंग का ये प्रोसेस फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन की वजह से वो इन चीजों को जला देती है और ये जल के खत्म हो जाते हैं। तो वो जलता हुआ जो तुम्हें नजर आता है ना, वो तुम्हें लगता है कि तारा टूट रहा है, तो वो तारा नहीं टूटता है, वो यही मेटेरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स होते हैं। और कभी कभी अगर ये ना जल पाए पूरे तो ये जमीन पे गिर भी जाते हैं। 2 मरतबा ऐसे वाकयात हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी झील बनी हुई है जहां पर एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड्स जो था वो जमीन पे जलता हुआ जमीन पे गिरा के, और वो इतनी ताकत से गिरा कि उसने वहां एक झील बना दी। इसी तरह अमेरिका में भी ये इस तरह का एक मौजूद है सारा सिलसिला। तो ये याद रखिएगा कि ये मीजोस्फीयर पाई जाती है। मीजोस्फीयर में मैंने पहले बता दिया आपको, मैं दोबारा से एक दफा बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मीजोस्फीयर में टेम्परेचर में जो एकदम से डिक्रीज आया है, -5 से -93 तक चला गया, ये बहुत बड़ा एक एकदम से डिक्रीज हमें नजर आता है। उसका सबब वहां पर मौजूद वैकेंट स्पेस है, ठीक है। गैसेस को जब भी वैकेंट स्पेस में
दिया जाता है वो अपने टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है, अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इन 3 लेयर को सामने रखते हुए जो बातें मैंने कही है, रेंज बताई है मैंने आपको, इनकी प्रॉपर्टी बताई है और टेम्परेचर रेंज, इनकी हाइट रेंज, टेम्परेचर रेंज और एक प्रॉपर्टी। इस तरह से अब थर्मोस्फेयर आप खुद बनाएंगे। वो मैंने जानबूझ के इसमें लेक्चर में नहीं शामिल किया है ताकि मैं थोड़ा सा देखूं कि आप उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो थर्मोस्फेयर के ये 3 पॉइंट आपने बुक से लिख करके इसी तरह से लिखना है। आज का हमारा टॉपिक इन लेयर्स के हवाले से था, कॉम्पोजिशन के हवाले से था और एटमॉस्फेयर की बुनियादी डेफिनेशन के हवाले से था। तो आज हमने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पे बात की, हमने एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशंस पे बात की कि एटमॉस्फेयर जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है सारे का सारा, और एटमॉस्फेयर में कौन सी वो लेयर्स हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर बेस करता है। तो वो ये 4 लेयर्स हैं जिनके हवाले से, 4-5 लेयर हैं जिनके हवाले से हमने बात की और आपको एक टेबल भी दिखाया, ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे। इसी तरह का एक टेबल आपकी बुक में भी मौजूद है, तो आप उस टेबल को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह का एक ये टेबल भी है आपके सामने कि जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ये लेयर्स जो हैं वो मौजूद है। अब थर्मोस्फेयर को यहाँ पे हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। थर्मोस्फेयर को आपने इन्हीं 3 प्रॉपर्टी के साथ बना के और फिर मुझे वो व्हाट्सएप करके उसको जो है वो भेजना है, ताकि एज ए फीडबैक मुझे आपकी तरफ से वो चीज मिल सके और मुझे अंदाजा हो कि आप लेक्चर में कितना पॉजिटिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस हवाले से अगर कोई बात पूछना चाहें, हाँ अब्दुल्ला बिन फजल, ओके, बिल्कुल इसको करके भेजना। और वो तुमने कल भी जो मैसेज किया था उस हवाले से मैंने बात की थी, तो उसको भी जरा देख लेना, ठीक है ना। आप ही का मैसेज था गालिबन, शायद अब्दुल्ला बिन फजल। तो और बाकी कोई सवाल अगर पूछना चाह रहे हैं यहाँ तक के, तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। टेबल में सेकंड पे क्या है उस्मान, हाँ बिल्कुल ठीक है उस्मान। टेबल कौन सा, ये जो अभी इस वक्त स्लाइड आपके सामने है, इसमें सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फीयर है और स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो आपको दिया गया है कि कितनी रेंज है उसकी, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फीयर के हवाले से जो बातें हैं वो आपके सामने है। सेकंड पे, अब सेकंड कहाँ से, नीचे से अगर सेकंड बोलोगे तो स्ट्रेटोस्फीयर है, ऊपर से अगर सेकंड बोलते हो तो थर्मोस्फीयर है। गिनती हमेशा नीचे से शुरू होगी। ट्रोपोस्फीयर है। वैकेंट का मतलब खाली जगह, वहां पे खाली जगह ज्यादा है, ठीक है ना, वहां पर खाली स्पेस जो है वो ज्यादा है। तो इस पे मैं बहुत तफसील से बात करूंगा। अब्दुल रहमान, ये पूरा ये टॉपिक आगे आ रहा है एरोरा बोरियलिस के हवाले से, ठीक है ना, मैं उस पर बहुत तफसील से बात करूंगा। तो वो जो ये नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये एरोरा बोरियलिस इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, तो ये स्लाइड में जो नजर आ रहा है इस पे मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। वो ये पूरा एक लेक्चर आ रहा है इस हवाले से। अच्छा, तो तुमने फिर क्या काम करना है, थर्मोस्फेयर इसी तरह से बनाना है आप लोगों ने, और वो बना के फिर आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, मैं देख लूंगा कि आपकी उसमें क्या है। इसी तरह से बनाना है आपने, ठीक है ना, जिस तरह से हमने बना के आपको, जैसे मैंने ये मीजोस्फीयर आपको दिखाया है, 3 बातें बस आपने लिखनी है उसमें, सिंपल करके बनाइएगा इसी तरह से, और ये कॉपी वर्क साथ साथ इसका अपडेट रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, बहुत एहतियात कीजिए और जो भी SOPs हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। स्टडी जारी रखिए इसी तरह से, और वो तमाम स्टूडेंट जो आपके राब्ते में हैं और अभी तक क्लास में वो नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं, उनको भी इस तरफ राग़िब कीजिए कि ये क्लासेस जो हैं इनमें आपने साथ साथ चलते रहना है। हम कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, हमने इसी तरह से चलते रहना है, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।